गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में अपना यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस जो है डिस्क्राइब किया था, ठीक है। आज हम लोग यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो यूनिट्स हैं उसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से उसमें यूनिट्स डिवाइड हैं और किस तरीके से उसको हम लोगों को तैयार करना है, ठीक है। ये देखिए, ये है हम लोगों का यूजीसी नेट का पेपर 2 का सिलेबस एजुकेशन सब्जेक्ट का। इसमें हमारी पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही 10 यूनिट्स हैं हमारी, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग इस चीज़ को जितना मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ सिलेबस, क्योंकि सबसे पहले हमने जो है जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि हम किस चीज़ को डिसाइड करते हैं। अगर हमें किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने पेपर 1 का जब डिस्क्रिप्शन दिया था तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कितनी यूनिट्स पढ़नी है, हर यूनिट में कितने मार्क्स का आएगा, और हर यूनिट में जो स्पेसिफिक यूनिट है उसमें कौन कौन से कंटेंट जो है इंक्लूडेड है, ठीक। तो इसमें हमारा हम देख सकते हैं, आप लोग देखिए कि हमारी यूनिट 1 है एजुकेशनल स्टडीज़, यूनिट 2 है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, तीसरी है हमारी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यूनिट 4 है हमारी टीचर एजुकेशन, यूनिट 5 है हमारी करिकुलम स्टडीज़, यूनिट 6 है रिसर्च इन एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि आगे तक हमारे काम आती है, ठीक। 7th है हमारी पेडागोगी, एंड्रोगोगी एंड असेसमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 8th है हमारी टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, एंड 9th है हमारी एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। इससे भी बहुत क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी इंक्लूडेड होती है वहाँ पूछी जाती है, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। यूनिट 10 जो है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक। फिर हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट पे जो हमारी है एजुकेशनल स्टडीज़। अब देखिए, एजुकेशनल स्टडीज़ में जैसे कि हम लोगों का एमएड के कोर्स में भी हम लोगों की जो पहली यूनिट होती है फ़िलॉसफी की, ठीक, उससे कंटेंट लिया गया है। पहला जो हमारा ए पार्ट है इसमें हमारा आ रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफी, सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है। एक बात ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों ने एमएड किया है या एमए किया है, जो भी आपका रहा है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप लोगों को चीज़ें समझने में जो है परेशानी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज़ दैट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एमएड किया हुआ है, सांख्य हम पढ़ चुके हैं, योगा हम पढ़ चुके हैं, वेदांता हम पढ़ चुके हैं, बुद्धिज़्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक, जैनिज़्म हम पढ़ चुके हैं, ठीक। इन्हें हमें पढ़ना है, यानी कि 5 जो हमारे स्कूल्स हैं विद स्पेशल डिफरेंस टू विद्या, दयानंद दर्शन, इस्लामिक ट्रेडिशन टूवर्ड एजुकेशनल एम एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, ठीक है। समझ में आया? इन रेफरेंसेस में हमें इसे पढ़ना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कंटेंट पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी कोई जो है सपोज दैट फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये इसको एक्सप्लेन करने से पहले, डिस्क्रिप्शन देने से पहले एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप सब स्टूडेंट से, वो चाहे फ्रेशर हो, चाहे वो जो है 1-2 बार दे चुके हो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, एक कॉमन जो हम चीज़ लेकर के चलते हैं कि आपको जैसे कोई भी सेलेक्ट हुआ, ठीक है, तो सिलेक्शन की जो स्टोरीज़ होती हैं वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सबके पास रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के पास जो रिसोर्स है वो हमारे पास भी हो, लेकिन हमको हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हमारे पास क्या बुक्स हैं, हमारे पास क्या मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, हम कितना कितना ऑनलाइन जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल जो हम यूज़ जो करते हैं, ठीक, तो उसका हम किस तरीके से कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ये भी तो हमारा एक रिसोर्स ही है। तो
व्हाट इज़ द रिसोर्स ऑफ मोबाइल, किस तरीके से हम इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं अपने एजुकेशन को और भी अच्छा करने के लिए। तो जितना भी मैटर आपको मिल सकता है, जितनी भी आप जो हमारी जो पब्लिकेशंस आते हैं, जो हमारी बुक्स आती हैं, उससे जितना मैटर आप कलेक्ट कर सकते हो, जो भी हमारे रिसोर्सेज बन सकते हैं, उनसे भी अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं तो उससे भी हम लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में अगर हमें एप्लीकेशन किसी चीज़ का पता है तो हम सक्सेस हो सकते हैं, ठीक। ये तो एक बात हो गई। हम लोग जो है देख रहे हैं वो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का कंट्रीब्यूशन, जो हमें सांख्य, योगा, वेदांता, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के रेफरेंस में देखना है, टू विद्या, दयानंद दर्शन एंड इस्लामिक ट्रेडिशन टूवर्ड एजुकेशनल एम्स एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, ठीक। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हमें ये पांचों देखनी है। फिर हम बढ़ते हैं अपने बी वाले पार्ट पे, जो हमारा है वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स। भाई एक होता है इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी। हमने देख लिया कि हमें 5 उधर पढ़ने हैं। अब हम इधर देखते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स है उसमें हमारा आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, मार्क्सिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है, ठीक है। और their contribution to education with special reference to information, knowledge and wisdom, है ना। मैंने बताया ना कि उनका स्पेशल रेफरेंस भी दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें देखना है इनको, नॉलेज के बेसिस पे देखना है एंड विजडम के बेसिस पे देखना है। आपको अगर इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी को पढ़ना है तो एक जो मेरा सजेशन है वो ये है कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी सी वाले पार्ट की, जो है अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक, जिसमें हमारा आता है सिंबॉलिक इंट्रैक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है, एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। फिर बारी आती है हमारी कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, जिसमें कि फैमिली होती है, स्कूल्स होते हैं, सोसाइटी होती है, ठीक है। कि भाई सोशल क्या चीज़, हमारे जो हमारा सोशल जो इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, उनका फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा। फैमिली भी इंक्लूड होगी, स्कूल्स भी इंक्लूड होंगे, सोसाइटी भी इंक्लूड होगी, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट की, ठीक। फिर हमें पढ़ना है थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन रेफरेंस टू रिलेटिव डिप्रीवेशन, सोशल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है इसको बार बार अगर देखोगे तो चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी कौन सा टॉपिक्स हम लोगों को किससे रिलेट करके कहाँ पढ़ना है, ठीक, किस तरीके से अप्लाई करना है। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले नहीं है, नहीं जो हमारा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड बनेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं वो है हमारा सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, दैट इज़ एजुकेशन एंड कल्चर। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर, ठीक। वही अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे चीज़ों को कि स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, अरबिंदो ने क्या कहा है, जी कृष्ण मूर्ति जी ने क्या कहा, पॉल फेरे ने क्या कहा है, ठीक है। ये जितने भी हमारे दिए गए हैं, सावित्री बाई फुले हैं, नील नोडिंग्स हैं, ठीक है, और वॉलस्टोन क्राफ्ट हैं, ये जितने भी लोग हैं अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी होगी। टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल थॉट्स फॉर सोशल चेंज, ठीक। फिर बारी आती है हमारी नेशनल वैल्यू एज एनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, जस्टिस है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, हाँ, इक्वलिटी है, फ्रीडम विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। सबको हमें स्पेशल रेफरेंस दे रहे हैं एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है। फिर हमारी बारी आती है दूसरी यूनिट की, जो कि है हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें हम पहला पार्ट देख रहे हैं कमिटीज़, है ना, कमिटीज़ एंड कमीशंस कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हमारी कमिटीज़ हैं, जो हमारे कमीशंस हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक। फिर बारी आती है हमारी कि
हमारा जो टीचर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है 1953, कोठारी एजुकेशन कमीशन है 1964 टू 66, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986 से 1992, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स है 1999, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, नेशनल नॉलेज कमीशन है 2007, यशपाल कमेटी रिपोर्ट है 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 एंड जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012। कोशिश करिए कि सारे के सारे जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, उसमें पॉइंट्स उनके लिखिए, ठीक है। कहीं से भी आप लोगों को जो मैटर मिलता है या फिर जो बुक्स हैं आपके पास उससे, और जो रीसेंट की हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, कि हो सकता है कि चांसेस हो इस बार कि रीसेंट से चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी, क्योंकि ट्रेंड्स में है कि जो रीसेंट में चीज़ें चल रही हैं उससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। फिर बारी आती है हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड नेशनल डेवलपमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, ठीक, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, किस तरीके से हमें पॉलिसी डिसीजंस जो है उनको दिखाना है, किस तरीके से बनता है, प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, उनकी सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स क्या होती हैं। फिर बारी आती है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थ्योरी वर्सेस ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जो थ्योरीज हैं उन पर हमें ध्यान देना है, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस टू माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग जब भी सिलेबस को देखो तो आप लोगों को, ठीक है, प्रिंट में आपके पास होगा, अच्छी बात है, देख लेंगे आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अगर आप लोगों को चीज़ों को ध्यान में रखना है तो वीडियो आप लोग देख लीजिए, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, सॉरी ये मैं बता चुकी हूँ। हमारी जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, जिसमें कि हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन है, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल्स हैं, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, बिहेवियरलिज्म थ्योरी, ठीक है, ये पढ़ लेनी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस, एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक। फिर बारी आती है हमारी तीसरी यूनिट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक, पर्सनालिटी हमें पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, थ्योरीज पढ़नी है, कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है, फ्रूंट की थ्योरी पढ़नी है, कार्ल रोजर्स की पढ़नी है, गॉर्डन एल्पोर्ट की पढ़नी है, मैक्स वर्दीमर की पढ़नी है, कुर्ट कोफका की पढ़नी है, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमें पढ़नी है, अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, यूनिटरी टू मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, समझ रहे हैं आप, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है इसके भी ध्यान में रखिए, स्टर्नबर्ग की थ्योरी पढ़नी है, गार्डनर की थ्योरी पढ़नी है, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ना है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस को एसेस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है, क्रिटिकल थिंकिंग पढ़नी है, मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी पढ़नी है, तो इनको आप लोग टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ सकते हो, ठीक। फिर बारी आती है हमारी प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग की, जिसमें कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, कॉग्निटिव सोशल लर्निंग थ्योरीज है, ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं सोशल लर्निंग में, सोशल कॉम्पिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल्स, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर यूनिट से आपको पता होगा, जैसे पेपर 1 में मैंने बताया था कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, हमारा जो दूसरा पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 200 नंबर हो गया, और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। फिर बारी आती है हमारी
गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, जिसमें कि नेचर, प्रिंसिपल्स एंड नीड्स हैं, टाइप्स ऑफ गाइडेंस हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं गाइडेंस के, एजुकेशनल हो सकते हैं, वोकेशनल है, पर्सनल, हेल्थ एंड सोशल एंड डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्टिव। अप्रोचेस बताइए काउंसलिंग की, वो पूछ लें, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, एल्बर्ट एलिस, REBT एंड ह्यूमनिस्टिक। ठीक, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, कार्ल रोजर्स की थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, बिहेवियरिस्ट, रेशनल, इमोटिव एंड रियलिटी। ये सारे के सारे चीज़ें जो हमारी थ्योरीज़ हैं, जो हमारी अप्रोचेस हैं, जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम लोगों को ध्यान में रखना है और पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई यूनिट है उसमें 4 पार्ट दिए हैं, सपोज दैट टीचर एजुकेशन है, या सपोज दैट अगर हम ले लें यूनिट 3 को ही, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस को, कि जिसमें कि पार्ट में डिवाइड किया गया है ABCD। ठीक, 4 पार्ट में, जिसमें कि पहला हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, दूसरा है हमारा अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस की थ्योरी, कॉन्सेप्ट, ये सब हमें पढ़ना है। फिर बारी आती है हमारी प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, और लास्ट वाला जो पार्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब इस यूनिट्स तो 5 ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, 5 क्वेश्चन आएंगे, वो किसी भी पार्ट से हो सकते हैं। तो मेन फोकस आपको क्या करना है कि कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जो रीसेंट ट्रेंड में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पिछले 5 साल के हैं, उसमें देखिए किससे क्वेश्चन ज़्यादा आया है, आप उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना सब है, लेकिन फोकस किस पे ज़्यादा करना है। ठीक है, तो फिर बारी आती है हमारी जो हमारा यूनिट 4 था, टीचर एजुकेशन, जिसमें मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन क्यूरिकुलम, विजन एंड इट्स विजन इन क्यूरिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफ NCERT एंड NCTE। ठीक है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ये हमें पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस, ठीक है, एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक, फिर बारी आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सिक्लम। ठीक, डेंग एंड ल्यूक एंड हर्बिमस। ठीक, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग। मॉडल्स हमें पढ़ने हैं टीचर एजुकेशन के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल, ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे SSA, RMSA, रमसा है, ठीक है, SCERT है, NCERT है, NCTE है, UGC है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर आता है हमारा चौथा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचर एज अ प्रोफेशन। इससे सॉरी, इससे हमारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट, ICT इंटीग्रेशन, क्वालिटी एनहांसमेंट। ठीक है, ये सारी की सारी इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर बारी आती है हमारी क्यूरिकुलम स्टडीज़ की, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ क्यूरिकुलम, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, ठीक, और फिलोसफिकल बेस क्या है उनका। ठीक है, बेंचमार्किंग एंड रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ठीक है, UGC, NCTE एंड यूनिवर्सिटीज़ इन क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। मॉडल्स पढ़ने हैं, मॉडल्स अब ये मान के चलिए कि एक तरीके से मेरा मानना है कि जो ये यूनिट है, यूनिट 5 क्यूरिकुलम स्टडीज़ की, इसमें मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट जो है हमारा, मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से पार्ट रहेगा, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक, फिर बारी आती है हमारी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम की, इंस्ट्रक्शनल मीडिया की। इस वाली यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें मॉडल्स दिए हैं, इसमें टाइलर्स मॉडल है, स्टेक्स मॉडल है, स्क्रिवेंस मॉडल है, ठीक है, किलपैट्रिक मॉडल है। फिर बारी आती है मीनिंग एंड टाइप ऑफ क्यूरिकुलम चेंज की। अगर हमें क्यूरिकुलम्स को एज नीडेड अ लर्नर, एज नीडेड अ सोसाइटी, हमें भविष्य में जो है अपने क्यूरिकुलम को बदलना है, तो क्यूरिकुलम चेंज की क्या मीनिंग होनी चाहिए, टाइप्स क्या होनी चाहिए, उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसकी अप्रोचेस क्या हैं, स्टूडेंट्स का रोल क्या है उसमें, एक पाठ्यचर्या निर्माण में टीचर्स का रोल क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, किस तरीके से करिकुलम को चेंज किया जाता है, इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, उसका स्कोप क्या है,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको हमें रिसर्च से भी रिलेटेड करना है। एंड टाइप ऑफ रिसर्च इन क्यूरिकुलम स्टडीज़, इसको हम लोग रिसर्च के सब्जेक्ट से भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। फिर बारी आती है हमारी 6 यूनिट की रिसर्च इन एजुकेशन। ये भी जो यूनिट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब बहुत ज़्यादा जो है आगे तक काम आने वाली है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है, टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड, एम्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, इसमें अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, डिज़ाइन इन एजुकेशनल रिसर्च, वेरिएबल्स, दूसरा जो पार्ट है इसका वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, मीनिंग, कंस्ट्रक्ट वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल, हाइपोथेसिस क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट बताओ, टाइप बताओ, सोर्सेज बताओ, है ना, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल, रिसर्च हाइपोथेसिस कौन सी होती है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, किस तरीके से हाइपोथेसिस बनाते हैं, किस तरीके से हमारी परिकल्पना का निर्माण होता है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, कि जो रिसर्च प्रपोजल एक बनना चाहिए उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है असर्शन रीजनिंग में सपोज दैट 4 पॉइंट आपके 4 या 5 पॉइंट आप लोगों को दे दिए गए, उसमें पूछा ये 3 कौन से सही हैं, तो आपको पता होगा स्टेप्स, तब ना आप लोग कर पाओगे, है ना। फिर बारी आती है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सैम्पल, व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ सैम्पल, ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैम्पल, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें भी प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी होती है, उनका क्या डेफिनेशंस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। टूल्स ऑफ रिसर्च, जब हम टूल को बनाते हैं किसी स्टैंडर्ड टेस्ट को, हम जब कोई एक सेल्फ मेड टूल बनाते हैं तो उसकी हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं, ठीक है, नॉर्म्स चेक करते हैं। एक स्टैंडर्ड टेस्ट को बनाने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है ना, किसी भी जो है एक स्टैंडर्ड टेस्ट को बनाने की जो भी प्रक्रिया होती है उसको एज अ होल हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अ स्टैंडर्डाइजेशन। उसके 8 स्टेप होते हैं, ठीक है, उसमें हमारी जो वैलिडिटी भी इंक्लूड होती है, रिलायबिलिटी हमें चेक करनी है, हमें नॉर्म्स चेक करने हैं, सबसे पहले हमें रिलायबिलिटी चेक करनी होती है, फिर हमें वैलिडिटी चेक करनी होती है, देन हमें नॉर्म्स चेक करने होते हैं, तब जा कर के हमारा जब सब पूरी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, सब हम सारी प्रोसेस कर लेते हैं, जो 8 स्टेप हमारी जो ब्लूप्रिंट है हमारी प्लानिंग ऑफ द टेस्ट से ले करके हैं, और सिलेक्शन ऑफ द आइटम से ले करके, राइटिंग ऑफ द आइटम से ले करके, आइटम एनालिसिस जो हम करते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालते हैं, डिटरमाइनिंग द रिलेबिलिटी, डिटरमाइन द वैलिडिटी हैं, नॉर्म्स को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर हम लास्ट में मैनुअल बनाते हैं, तो जब पूरी प्रोसेस हो जाती है उस पूरी प्रक्रिया को हम एज अ स्टैंडर्डाइजेशन हम डिफाइन करते हैं, ठीक, ये बात समझ में आई। टाइप्स ऑफ टूल, रेटिंग स्केल भी हो सकता है, एटीट्यूड स्केल भी हो सकता है, क्वेश्चनर भी हो सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, अचीवमेंट टेस्ट भी हो सकता है, इन्वेंट्री भी हो सकता है। फिर बारी आती है टेक्निक्स ऑफ रिसर्च की। टेक्निक ऑफ रिसर्च में ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये आपको पढ़नी है। फिर बारी आती है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल की। मेजरमेंट स्केल कितने टाइप का होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये वाली यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट है हमारी रिसर्च की, ये इसमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर बारी आती है हमारी क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में हमारी डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फ्यूडिशरी लिमिट्स, ठीक है, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टाइप 1 एरर क्या होती है, टाइप 2 एरर क्या होती है, लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट की पावर क्या होती है, इफेक्ट साइज क्या होता है, पैरामीट्रिक टेक्निक्स कौन सी होती हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स कौन सी होती हैं, समझ रहे हैं। फिर बारी आती है हमारी कोरिलेशन की, टी टेस्ट की, जेड टेस्ट की, एनोवा की, काय स्क्वायर की। फिर है हमारा इसमें काय स्क्वायर में इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस, ठीक। फिर इसमें हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में डेटा रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। फिर हमारी बारी आती है एनालिटिकल इंडक्शन एंड कांस्टेंट कंपैरिजन की। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। फिर हमारा 4th जो पार्ट है वो है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन, जिसमें कि टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिज़ाइन है, स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ जीटी रिसर्च, ठीक है, जो हमारा जो ये आपका ग्राउंडेड थ्योरी है इसकी रिसर्च को देखना है हमें। फिर बारी आती है हमारी नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ CS डिज़ाइन,
ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ सीएस रिसर्च, स्ट्रेंथ है, वीकनेस बतानी है, इथनोग्राफी हमें देखनी है, ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राइटिंग, इथनोग्राफी, अकाउंट्स, मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन भी हमें पढ़नी है, क्योंकि ये भी रिसर्च एक होती है, इसमें भी अगर कोई रिसर्च मिक्स मेथड में करना चाहता है तो वो कर सकता है। स्टेप्स इन कंडक्टिंग MM डिज़ाइन, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ MM रिसर्च। फिर बारी आती है हमारे 7th यूनिट की, वो है पैडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट। पैडागोगी में हमारा है पैडागोगिकल एनालिसिस, इसमें कि हमारा कॉन्सेप्ट है, स्टेजेस है, ठीक। क्रिटिकल पैडागोगी है जिसमें कि मीनिंग है, नीड है, इट्स इम्प्लीकेशंस है इन टीचर एजुकेशन, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग है, ठीक, उसमें हमारा मेमोरी लेवल है, ठीक, मेमोरी लेवल के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल है, फिर इसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल है, ठीक, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोगोगी है इन एजुकेशन। फिर बारी आती है हमारी मीनिंग, प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंसीज की और ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की, और लास्ट में है द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनोमी। फिर है हमारी जो पार्ट है असेसमेंट का पार्ट है, इसमें भी हमें पढ़ना है। फिर इसमें भी हम लोगों को देखना है कि हमारा जो असेसमेंट में हमारा मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, टाइप्स क्या है असेसमेंट के, ठीक। फिर बारी आती है हमारी असेसमेंट इन पैडागोगी ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि फीडबैक डिवाइसेस हैं, मीनिंग, टाइप, क्राइटेरिया, गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइसेस, ठीक। फिर आता है हमारा असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज़, ये सारा का सारा भी आप लोग पढ़ लेना। असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड ICT रिसोर्सेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर बारी आती है हमारी असेसमेंट इन एंड्रोगोगी इन एजुकेशन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन रीजनिंग के बन सकते हैं। इंट्रैक्शन एनालिसिस क्या है, फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस क्या है, गैलोवे सिस्टम्स ऑफ इंट्रैक्शन एनालिसिस क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद यूनिट 8 में टेक्नोलॉजीज़ इन और फॉर एजुकेशन, टेक्नोलॉजीज़ इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ फॉर एजुकेशन, ठीक है। फिर हमारी बारी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ ET, ये भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। फिर हमें देखना है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ इन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक, इनफॉर्मल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है, ओवरव्यू ऑफ बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी एंड देयर इम्प्लीकेशंस टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, जिसमें कि स्किनर की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है, ऑसबर्ग की थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी है, वाइगोस्की की थ्योरी है। फिर बारी आती है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ की फॉर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप एंड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ग्रुप। फिर बारी आती है हमारे दूसरे पार्ट की सिस्टम अप्रोचेस टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइंस, ये सारे दिए हुए हैं। ये सारे आप लोगों को कोई एक अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग एक कॉपी बनाइए जिसमें कि सारी चीज़ें आप लोग पढ़िए, ठीक। फिर बारी आती है हमारी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अ लर्निंग, जिसमें कि इंक्लूडेड है सोशल लर्निंग है, ठीक है, जिसमें कि हमारा कॉन्सेप्ट है यूज़ ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग, किस तरीके से होना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, ब्लॉग्स क्या है, चैट्स क्या है, वीडियो क्या है, कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, डिस्कशन फोरम क्या है, ठीक। फिर बारी आती है हमारी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की, क्रिएटिव, कॉमन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक कोर्स, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, इंक्लूज़न, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूज़न क्या है, एप्लीकेशन क्या है ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़। फिर हमारी पार्ट आता है यूज़ ऑफ ICT इन एवेल्यूएशन, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन है एंड रिसर्च है, ई पोर्टफोलियोज़ है, ICT फॉर रिसर्च है, ऑनलाइन रिपोजिटरीज़ है एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल है, जिसमें कि ऑनलाइन सर्वे टूल है और टेस्ट जनरेशन है एंड इसका कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट है। फिर हमारी सेकेंड लास्ट यूनिट जो है वो है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप की, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है MED के लेवल से भी, UGC नेट के लेवल से भी और हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के देखते हुए भी, ठीक। अब हमारे इस यूनिट में एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे मीनिंग, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, पॉट्स कॉर्प्स क्या होता है, CPM क्या है, PERT क्या है, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम क्या है, SWOT एनालिसिस क्या होती है, ठीक है, SWOT एनालिसिस क्या होती है, यह आपको लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है।
स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपरेशन एंड थ्रेट, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोगों को एनालिसिस हम लोगों को करनी है, ठीक है। कि और टेररिज्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी क्या है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है, ठीक। फिर बारी आती है हमारी लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें भी इसी तरीके से हैं, जो भी मॉडल्स दिए हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। फिर हमारी बारी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन की, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हमें पढ़ना है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप लोगों को मार्क करना है। फिर बारी आती है हमारी चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड फॉर प्लांट चेंज, ठीक। 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, ठीक है। अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी, ये सारा का सारा आप लोगों को देखना है, जैसे कि हमारा जो ये जो यूनिट है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, एनालिसिस है, इंडियन इंटरनेशनल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। हमारा नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, QCI, है ना। फिर हमारा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है, हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज इन हायर एजुकेशन क्या होती है। लास्ट वाली हमारी जो यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम ये हमारी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, उसका हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, ठीक है। टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ठीक। मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक। प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1982, ये भी पढ़नी है। सारी पॉलिसीज़ को आप लोगों को एक कॉपी बना लीजिए, मैं फिर से कह रही हूँ, और उसमें ये सारे के सारे पॉइंट वाइज आप लोगों को पढ़ने। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट क्या है 1995, नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज़ 2006 क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या है, कॉन्सेशंस एंड फैसिलिटीज़ टू डाइवर्स लर्नर क्या है, एकेडमिक एंड फाइनेंशियल बेसिस पे, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1992 में जो दिया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीचर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ये जितने भी मैंने बताया उसका इम्प्लीकेशंस भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। फिर बारी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए ICF मॉडल्स के, readiness of schools and models of inclusion, prevalence, type, characteristics and educational need of the diverse learner, intellectual, ठीक, फिजिकल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, कॉजेज़ क्या हैं इनके, प्रिवेंशंस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको, टेक्निक्स क्या हैं, टूल्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर बारी आती है हमारी चौथे पार्ट की, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, किस तरीके से होना चाहिए, एक इंक्लूसिव क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, curriculum and curriculum adaptation for diverse learner क्या होना चाहिए, assistive and adaptive technologies for diverse learner क्या होना चाहिए, कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम किस तरीके से होनी चाहिए, जो बच्चे जो सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं, उनको एक ही सामान्य कक्षा में सम्मिलित करके दोनों बच्चों को किस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, कि दोनों ही तरीके के बच्चों को समझ में आए, किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, किस तरीके से ब्लैक बोर्ड लगा होना चाहिए, ठीक है, टीचर को कहाँ खड़े होना है, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इसमें प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ना है। फिर बारी आती है हमारी असिस्टिव एंड एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ फॉर डाइवर्स लर्नर, ठीक है, जिसमें एड्स एंड एप्लीकेशंस है, प्रोसेस है, पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप एंड रोल ऑफ पेरेंट्स, पीयर्स एंड प्रोफेशनल टीचर्स स्कूल। लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है, बैरियर एंड फैसिलिटीज़ इन इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो भाई, कोई भी चीज़ शुरू होगी तो उसमें अड़चने तो आएंगी, ठीक है, जो भी चीज़ आप देख लीजिए हर एक में बैरियर होता है, इनफैक्ट कम्युनिकेशन में भी बैरियर होता है। जब कम्युनिकेशन में बैरियर है, जब हम कोई बात करते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसमें भी बैरियर है, तो हमारा इसमें भी हमें ऐसी तरीके से पढ़ना है कि बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, एटीट्यूड, सोशल एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में, कल्चरल स्टेटस उसका, एथिकल इश्यूज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, रिसर्च ट्रेंड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, ठीक। ये सारा का सारा हमारा जो हो गया एक्सप्लेनेशन हो गया हमारी यूनिट्स का। ये मैंने इसलिए बताया ताकि जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार जो UGC नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको थोड़ी सी
एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक सहूलियत जो है मिल जाए कि हाँ इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं इसका। किसी के पास अगर सिलेबस प्रिंट में नहीं है तो वो जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक, तो आज का मेरा वीडियो जो है पेपर 2 एजुकेशन के लिए था। ये सिलेबस था, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। आप इसको जब देखेंगे, फिर से बार बार वीडियो देखेंगे तो और चीज़ें जो है एक्सप्लेन होती जाएंगी, माइंड में आपके आती जाएंगी। जितनी बार आप चाहे तो प्रिंट से चाहे तो वीडियो से आप जितनी बार चीज़ों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में आएगा कि हाँ मुझे कौन से एस्पेक्ट्स को ज़्यादा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान तो पूरे ही सिलेबस पर देने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें से भी जो हमारी 10 यूनिट हैं, इसमें से हमारे कौन से ऐसे जो रिसेंट जो पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हुए हमें पूरी जो यूनिट्स हैं उनको इंक्लूड करना है, ताकि हम उसको अप्लाई करके एग्ज़ाम को, हमारा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसको हम क्रैक कर सकें। ठीक, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमारी सिलेबस पे थी। ठीक, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा सब्जेक्ट से, टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आज के लिए सबको बेस्ट विशेस। एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करिए और स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू।